सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 141। जैसे ही वांग युदाओ ने शांत चाय घर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये जापानी लोग महिलाओं को इतना आज्ञाकारी कैसे बना लेते हैं। देखने में तो ये महिलाएं बिल्कुल नौकरानियों जैसी लग रही थीं। वांग युदाओ ने अंदर झांका तो देखा कि कई लोग पहले से ही चाय का आनंद ले रहे थे और हर एक के साथ एक नौकरानी भी थी। एक आदमी के लिए ये काफ़ी आरामदायक जगह थी और वांग युदाओ समझ गया कि यहाँ ज़्यादातर ग्राहक जापानी ही थे। ये सज्जन क्या पीना चाहेंगे? वांग युदाओ के बैठते ही एक नौकरानी तेजी से आई और पूछा। हालांकि लड़की ने अपना सिर नीचे कर रखा था, फिर भी उसका रूप रंग वाकई काफ़ी अच्छा था। बस एक प्याला चाय, जो भी हो, वांग युदाओ ने लड़की की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। फिर वह सीधे एक मेज़ पर बैठ गया और पालती मारकर बैठ गया। ये जगह वाकई काफ़ी अच्छी थी। वह शेनयू को कभी भी यहाँ ला सकता था, क्योंकि माहौल अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ निजी कमरे भी हैं। कुछ देर बाद वह लड़की चायदानी पकड़े हुए लौटी और वांग युदाओ के बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसका प्याला चाय से भर दिया। ये सब देखकर वांग युदाओ को बेचैनी महसूस हुई। वह कभी जापान नहीं गया था, इसलिए उसे इन रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी और वह बस अपनी जिज्ञासा शांत करने आया था, क्योंकि उसने पहले ऐसे दृश्य सिर्फ अपनी हार्ड ड्राइव में ही देखे थे। दुकान का सामने का हिस्सा छोटा था, लेकिन पिछवाड़ा काफ़ी बड़ा लग रहा था और बोनसाई और दूसरी सजावट देखने में काफ़ी मनमोहक थी। बेशक सबसे ज़्यादा मनमोहक यहाँ की नौकरानियाँ थीं। आपका नाम क्या है? चाय घर में संगीत बजने लगा, लेकिन वांग युदाओ थोड़ा घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सीधे अपने बगल में घुटनों के बल बैठी नौकरानी से पूछा। मेहमान के अचानक सवाल से नौकरानी थोड़ी चौंकी, फिर जल्दी से जवाब दिया, नमस्ते महोदय, मेरा नाम नामी है। नामी? वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर आगे कहा, तुम्हारी छोटी सी दुकान बहुत अच्छी है और व्यापार भी अच्छा लग रहा है। मैं भी ऐसी ही एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी बॉस आसपास हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वांग युदाओ देखना चाहता था कि इस जगह का बॉस असल में कौन है। जब नामी ने वांग युदाओ की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक साफ दिखाई दी, लेकिन चूंकि वह अब सिर्फ एक नौकरानी थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से नौकरानी जैसा व्यवहार बनाए रखना था। ओह ठीक है, जरा रुको, नामी ने वांग युदाओ से कहा, फिर धीरे से उठी और पिछवाड़े में चली गई। वांग युदाओ को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने चाय की एक चुस्की ली। चाय वाकई अच्छी, सुकून देने वाली लग रही थी। उसने अंदर एक भी पुरुष नहीं देखा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। एक पल बाद नामी पीछे से निकली और उसके पीछे एक और महिला आई। यह महिला दिखने में भले ही नेक थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लोगों को सहज महसूस कराती थी और उसके हल्के से गड्ढे उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। और उस महिला का पहनावा यहाँ की नौकरानियों से अलग था। क्या यहाँ की बॉस कोई औरत है? वांग युदाओ इस महिला को देखकर थोड़ा चौंक गया। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो वह उससे पहले भी मिल चुका हो, हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों। नामी वांग युदाओ के सामने आए और झुकी, और उसके पीछे खड़ी महिला ने भी झुककर प्रणाम किया। अब आप जा सकती हैं। महिला ने नामी की तरफ देखा, फिर कहा। बोलने के बाद वह वांग युदाओ की मेज़ के दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठ गई। नामी ने कहा कि वह सज्जन मुझे ढूंढ रहे थे। मियुकी ने वांग युदाओ की तरफ देखा और मन मंद मुस्कुराए। उसकी मुस्कान सौम्य और विनम्र थी, लेकिन उससे दूरी का एहसास नहीं हुआ। हालांकि वांग युदाओ ने उस महिला की पलकों के नीचे छिपी गुप्त खुशी की झलक नहीं देखी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ यहाँ आएगा, और वह खुद ही अंदर चला आया था। तुम बॉस हो? वांग युदाओ ने मियुकी की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी हिम्मत नहीं होगी। मियुकी, कृपया मुझे समझाएं महोदय। मियुकी ने अपना सिर नीचे किया और कहा। ये सुनकर वांग युदाओ मुस्कुराया, फिर बोला, वांग युदाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखें मियुकी पर टिकी रहीं। मियुकी ने वांग युदाओ की नज़रों से नज़रें मिलाईं और एक लंबे पल के बाद उसने अपना गला साफ किया। श्रीमान वांग, क्या तुम्हें नहीं पता कि लोगों को इस तरह घूरना अशिष्टता है? वांग युदाओ चौंक गया, फिर एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर बोला, माफ़ करना, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। वांग युदाओ की बातें सुनकर मियुकी के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और धीरे से पूछा, कहाँ? वांग युदाओ ने हिचकिचाते हुए मियुकी को देखा और काफ़ी देर बाद उसने आह भरी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, थोड़ा धुंधला सा है। वांग युदाओ खुद भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था। वह निश्चित रूप से इस महिला से पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी ये परिचय का एहसास और गहरा होता गया, जिससे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मियुकी ने धीरे से गुनगुनाया, इतनी धीमी आवाज़ में कि वांग युदाओ भी उसे सुन नहीं पाया।
उसने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। लगता है मिस्टर वांग की आवाज़ अभी भी कमज़ोर है, फ्लर्ट करने का ये तरीका बहुत पुराना है। वांग यूदाओ थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सज्जन मुझे किस लिए ढूंढ रहे हैं? मियुकी ने वांग यूदाओ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वांग यूदाओ हल्के से मुस्कुराया, ये लड़की वाकई काफ़ी खूबसूरत थी। अरे कुछ खास नहीं, बस मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और ऐसी दुकान नहीं देखी। आज जब मैं इस गली में टहल रहा था तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा और फिर यह अनजाना सा टी हाउस। मुझे तुम्हारा टी हाउस बहुत पसंद है और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे टी हाउस का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ भी एक टी हाउस खोलने की सोच रहा हूँ। मैं यहाँ की जन सुरक्षा के बारे में पूछना चाहता था, क्या कोई सुरक्षा शुल्क वगैरह लेने आएगा? वांग यूदाओ ने मियुकी की तरफ मुस्कुराकर कहा और फिर बेकार की बातें बकने लगा। वांग यूदाओ की बातें सुनकर मियुकी थोड़ा चौंक गया। वांग यूदाओ की बातें असल में गलत नहीं थीं। क्या हो सकता है कि वह सचमुच यहाँ एक चाय घर खोलना चाहता था और कुछ बातें पूछना चाहता था? क्या हो सकता है कि उसका कोई और इरादा न हो? नहीं, मियुकी को लगा कि वांग यूदाओ का यहाँ होना सिर्फ चाय घर खोलने की चाहत तक सीमित नहीं है। लगता है यहाँ कोई सुरक्षा शुल्क नहीं लेता। मैं खुद यहाँ कुछ ही दिन रहा हूँ। ये चाय घर खोलना मेरे चरित्र को निखारने का भी एक तरीका है। जहाँ तक कारोबार की बात है तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन बुरा नहीं है। तुम्हें पता है आजकल के युवा बार वगैरह में जाना कितना पसंद करते हैं? मियुकी ने सिर हिलाया और कहा। उसने ये टी हाउस पैसे कमाने के लिए नहीं खोला था, बस लोगों से मिलने के लिए। जाहिर है उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि किसी को ढूंढने से पहले ही वह व्यक्ति उसके दरवाजे पर पहुंच चुका होगा। वैसे मिस्टर वांग, आप क्या करते हैं? मियुकी वांग यूदाओ में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। बात करते करते उसने वांग यूदाओ से कई सवाल पूछे थे और हर बार जब उसने पूछा तो वह सहजता से पूछा। अगर वांग यूदाओ ज़्यादा संवेदनशील न होते तो शायद वह उनके बैंक का पासवर्ड भी पता कर लेती। मैं बेरोजगार हूँ। वांग यूदाओ ने चाय की चुस्की ली और फिर उस महिला को गौर से देखा। हालांकि वह ये नहीं बता पा रहा था कि उसमें क्या अजीब है, फिर भी उसे हमेशा उसमें से एक तरह की द्वेषपूर्ण भावना निकलती महसूस होती थी। वैसे क्या यंग मिस मियुकी जापानी हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। मियुकी हल्के से मुस्कुराए, वांग यूदाओ के सवाल पर कोई नाराजगी नहीं दिखाए। आप ऐसा कह सकते हैं। वांग यूदाओ ने उसकी तरफ देखा और ओह कहा। मुझे आश्चर्य है कि आप चीन में कब से हैं? वांग यूदाओ ने हल्की मुस्कान के साथ मियुकी की तरफ देखते हुए कहा। यह महिला एकदम मंदारिन बोलती है, अगर वह ऐसे ही बाहर जाती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वह जापानी है। अचानक ऐसा सवाल सुनकर मियुकी थोड़ा रुका, लेकिन कोई बात नहीं थी। मैं चीन में सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय से हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे इसकी ज़्यादा आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं ढल गया। बेशक मुझे चीन बहुत पसंद है और चूंकि मैं भविष्य में यहीं रहूंगी, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले यहाँ एक टी हाउस खोला है। मियुकी ने वांग यूदाओ की ओर देखते हुए कहा। उसे इस वांग यूदाओ में बहुत दिलचस्पी थी और बेशक सबसे ज़रूरी बात तो वह शरारती विचार था, मैं तुम्हें जानती हूँ पर तुम मुझे नहीं जानते। फिर भी मियुकी अभी भी अनिच्छुक महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अभी तक ये पता नहीं लगा पाई थी कि यह आदमी जीविका के लिए क्या करता है। लगता है युवा मिस मियुकी काफ़ी आरामतलब हैं। आजकल मियुकी जैसी लड़कियां दुर्लभ होती जा रही हैं। वांग यूदाओ की बातें सुनकर मियुकी हल्की सी मुस्कुराए। बचपन से ही उसकी जिंदगी दूसरों से अलग थी। समझदार होने के बाद से ही उसे यह बात पता थी। भले ही वांग यूदाओ ने यह बात न कही हो, लेकिन वह खुद इसे महसूस कर सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह ऐसी बनना चाहती थी, वह भी दूसरे बच्चों की तरह जीना चाहती थी और दूसरी लड़कियों की तरह प्यार करना चाहती थी। बदकिस्मती से एक अलग जिंदगी का मतलब था कि वह ऐसी भावनाएं नहीं रख सकती थी। जाहिर है शायद वह खुद नहीं जानती थी कि हर औरत अपने जीवन के पुरुष से मिलने से पहले शायद ऐसा ही सोचती है, लेकिन जब वह उससे मिलेगी तो वह ज़रूर उठ खड़ी होगी और लड़ेगी और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। जाहिर है इन बातों का वांग यूदाओ से कोई लेना देना नहीं था, वह तो बस इधर उधर देखने आया था। वांग यूदाओ और मियुकी शाम तक बातें करते रहे। बेशक उनकी बातचीत के बाद वांग यूदाओ को मियुकी से कुछ लगाव हो गया। ये लड़की जन्म से ही एक निश्चित नियति के लिए नियत। बेशक वांग यूदाओ ने इन बातों की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की और निष्कर्ष निकाला था, धीरे धीरे कुछ जानकारियां इकट्ठी की। जहां तक मियुकी की बात है, उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसका मन लगातार सोच रहा था कि इस वांग यूदाओ को अपने साथ कैसे ले जाए। ओह बहुत देर हो गई। उसने बाहर देखा और पाया कि शहर की बत्तियां पहले ही जल चुकी थीं और अंदर बहुत कम ग्राहक थे। ओह हाँ, वांग यूदाओ थोड़ा चौंका, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि समय इतनी जल्दी बीत गया। वह आज इस जापानी महिला के साथ काफ़ी देर से बातें कर रहा था। मुझे बहुत माफ़ करना, कृपया रात के खाने के लिए यहीं रुको।
मियुकी ने वांग युदाओ से कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। वह और वांग युदाओ शायद 4-5 घंटे से यहाँ बातें कर रहे थे और अब रात के खाने का समय हो चुका था। हम ठीक है, वांग युदाओ ने बिल्कुल भी विनम्र न होते हुए सिर हिलाया। आखिरकार उसे ये लड़की सचमुच बहुत पसंद थी। सुनकर वांग युदाओ की बात सुनकर मियुकी भी थोड़ी खुश हुई। वह तुरंत उठी और पीछे वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वह फिर बाहर आ गई। मिस्टर वांग, जरा रुकते हैं, मियुकी ने वांग युदाओ की ओर देखते हुए कहा। हालांकि वांग युदाओ मियुकी से छोटा था, फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक शांत शाम, यहाँ खाना खा पाना बहुत ही खूबसूरत बात है। वांग युदाओ बाहर की रोशनी को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। ये शहर बहुत शोरगुल वाला था, अब यहाँ रहना स्वाभाविक रूप से बहुत आरामदायक था। टी हाउस में बज रहा संगीत ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था और वह पूरी दोपहर बिना रुके बजता रहा। हालांकि वांग युदाओ ने इसे कभी नहीं सुना था और उसे संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी वह बता सकता था कि यह एक ही धुन है। ये संगीत वाकई मनमोहक है, मुझे आश्चर्य है कि इसका नाम क्या है, वांग युदाओ ने मियुकी की ओर देखते हुए पूछा। वांग युदाओ की बातें सुनकर मियुकी हल्की सी मुस्कुराई, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सचमुच, ये रचना मेरी अपनी रचना है। मैं लगभग हमेशा यही रचना बजाती हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा जो मेरे जैसा ही हो। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला संगीत समझती होगी और धुन बहुत मधुर थी, मानो किसी के भी दिल को छू जाए। तो यह एक ऐसा संगीत है जिसे आपने खुद रचा है। ये संगीत वाकई अद्भुत है। हालांकि पहली बार सुनने पर यह कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो यह ऐसा लगता है जैसे किसी महिला का हाथ आपके दिल को सहला रहा हो, पानी की तरह कोमल एहसास। वांग युदाओ कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। अगर दूसरों ने इसे नहीं सुना तो इसकी वजह यह थी कि आजकल लोग या तो बहुत बेचैन हैं या अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का संगीत पहली बार सुनने पर भले ही साधारण लगे, लेकिन अगर कोई 10 मिनट या उससे ज्यादा समय तक ध्यान से सुने तो इसका छिपा हुआ सार सामने आ जाता है। वांग युदाओ के शब्द सुनकर मियुकी थोड़ी हैरान हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ इसे समझ पाएंगे। हा, क्या मैं गलत था? वांग युदाओ मियुकी की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराए, फिर छोटा चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। नहीं, तुम गलत नहीं थे, मियुकी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन संदेह से भरा हुआ था। इस आदमी का शब्दों का अंदाज लाजवाब था। और तभी खाना लाया गया। वांग युदाओ पहली बार जापानी व्यंजन खा रहे थे। आइए भाई वांग, हमारा व्यंजन चख कर देखिए, आपको कैसा लगता है। खाना आते ही मियुकी ने जल्दी से कहा। वांग युदाओ बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे और उन्होंने एक निवाला खा लिया। स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छा है। मैं पहली बार जापानी खाना खा रहा हूँ। वांग युदाओ ने जीभ पर लगे स्वाद का आनंद लेते हुए सिर हिलाया। मियुकी हल्की सी मुस्कुराए और खाने लगी। हालांकि उसने धीरे धीरे और नाजुक तरीके से चबाया, वांग युदाओ के अंदाज से अलग। इस समय पूरे टी हाउस में वांग युदाओ ही एकमात्र ग्राहक बचा था। मियुकी का वांग युदाओ को जाने देने का कोई इरादा नहीं था और वांग युदाओ इस समय खुशी खुशी खा रहा था। मियुकी ने वांग युदाओ को खाते हुए देखा, बिना जरा सी भी घृणा के। आखिरकार पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं। क्या एक पुरुष को धीरे धीरे और नाजुक तरीके से चबाना चाहिए? मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री वांग पास में रहते हैं? मियुकी ने वांग युदाओ की ओर देखते हुए पूछा। उसने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे वांग युदाओ का घर तो पता होना ही था। ओह, ये सुनकर वांग युदाओ बोलने ही वाला था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसी समय मियुकी, जो पहले वांग युदाओ के सामने बैठी थी, ने भावशून्य भाव से अपना सिर उठाया। तभी बाहर से एक तेज ठंडी रोशनी अचानक चमक उठी और उसका निशाना वही था। वांग युदाओ बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से चकमा दिया और बचते हुए उसने मियुकी को भी खींच लिया। चमकती ठंडी रोशनी सीधे दीवार में धंस गई और जब वांग युदाओ ने दीवार पर जो देखा तो उसके हाव भाव और भी बदल गए। इस समय दीवार पर एक विलो लीफ डार्ट ठंडी रोशनी से चमक रहा था और वांग युदाओ का ध्यान तुरंत उस औरत की ओर गया जिसे उसने वो गांव के पहाड़ों में देखा था। अरे, ये तो वही बाघिन है, वांग युदाओ चिल्लाया, फिर जल्दी से चारों ओर देखा। युवा मिस मियुकी, कृपया जल्दी से अंदर जाएं। एक दुष्ट औरत आई है, वह जरूर मुझे ढूंढ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें शामिल हो। ओह, एक दुष्ट औरत, क्या वह बहुत डरावनी है? मियुकी ने अपनी छाती धंक ली। बहुत डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। बहुत डरावनी, ये औरत तो बिल्कुल शैतान है। उसके दरवाजे पर आने के ख्याल से ही वांग युदाओ की रीढ़ से हर उठी। ये औरत बहुत कुशल थी, कम से कम वांग युदाओ तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन आखिर उसने उसे कैसे ढूंढा? अब और बात मत करो, मैं पहले जा रही हूँ।
याद रखना, अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो कह देना कि तुमने मुझे देखा नहीं। वांग युदाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वह रुक जाए। तीर आ चुका था, जिसका मतलब था कि वह औरत पहले ही आ चुकी थी। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके पीछे पीछे यहाँ तक आएगी। यह एक अंतहीन स्थिति लग रही थी। वांग युदाओ को दरवाजे से बाहर भागते देख मियुकी की मुस्कान और भी अजीब होती गई। काफी देर बाद एक औरत अंदर से निकली और धीरे धीरे मियुकी के पास आई। और यह औरत नामी के अलावा और कौन हो सकती थी? बहन, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार किया और तीर चला दिया, नामी ने शांति से कहा। मियुकी अभी भी उसी दिशा में देख रही थी जिस दिशा में वांग युदाओ गया था। उसकी मुस्कान और भी अर्थपूर्ण होती जा रही थी। बहन, वह चला गया है, तुम अब भी क्या देख रही हो? नामी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाए और बाहर देखा, लेकिन उसे बस कुछ रोशनियां दिखाई दीं। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? मियुकी ने अचानक नामी की ओर मुड़कर पूछा। नामी ने सिर हिलाया। क्या वह कोई साधारण मेहमान नहीं था? और कौन हो सकता है? मियुकी ने उसे तीर भेजने को कहा था, लेकिन किसी को चोट न पहुंचाने को। क्या इसलिए नहीं कि वह मेहमान उसे परेशान कर रहा था और उसे डराकर भगा देना चाहता था? मियुकी हल्के से मुस्कुराए और शांति से बोली, यही वह है जिसने उस समय काले अजगर को मारने में मेरी मदद की थी। नामी ने आश्चर्य से मियुकी को देखा, फिर उस दिशा में देखा जहां वह गया था। काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया। उसने अपने होंठ चटकाए और फिर बोली, मतलब वह वही है जो वह व्यक्ति है? मियुकी ने सिर हिलाया और उस दिशा में देखा जहां वांग युदाओ गया था। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा पोंछा और मियुकी ने एक मुखौटा उतार दिया, जिससे एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। और यह चेहरा और कौन हो सकता है किंगरेन के अलावा, जिससे वांग युदाओ का को गांव के पहाड़ों में सामना हुआ था। ये वाकई दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे ढूंढने से पहले ही वह खुद हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? बिना किसी मेहनत के कुछ पाना बहुत आसान। जब वांग युदाओ पहले दुकान में आया था तो किंगरेन खुद चौंक गई थी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो फिर हमने उसे क्यों नहीं रखा? नामी को कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा। अभी नहीं, यह आदमी बहुत परेशान करने वाला और चालाक है। हमें इसकी जांच करनी होगी, वरना अगर यह भाग गया तो इसे दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, किंगरेन ने कहा। बहन, आप हमेशा बहुत सोच विचार करती हैं। एक बार हम इस आदमी को पकड़कर वापस लाएं तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। नामी ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा खुशी से भर गया। इस तरह वे जल्दी लौट सकते थे। हालांकि नामी की बातें सुनकर किंगरेन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अगर वांग युदाओ को वापस लाया जाता तो शायद यह आदमी बच नहीं पाता। फंगस राजा की पिछली खोज ऊपर से एक खास आदेश था। बदकिस्मती से जंगली भेड़िया कवक वांग युदाओ ने छीन लिया। फिर उसने वांग युदाओ के निशानों का पीछा किया और पाया कि इस आदमी ने सचमुच कवक राजा को पकड़ लिया था, जिसका मतलब था कि कवक राजा अब वांग युदाओ द्वारा निगल लिया गया था या कहीं छिपा दिया गया था। अगर कवक राजा अभी भी सुरक्षित था तो वांग युदाओ द्वारा उसे अर्पित करना ठीक था। लेकिन अगर इस आदमी ने लालच में उसे खा लिया होता तो यह एक बड़ी समस्या होती। और तभी बाहर से फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। किंगरेन ने जल्दी से अपना मुखौटा पहन लिया। उसी समय एक आदमी की आकृति अंदर आई। ये वाकई कुछ खास है, किंगरेन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पूरी दोपहर यहाँ एक अजनबी आदमी के साथ खाने और चाय पीने का समय मिलेगा। ये वाकई कुछ खास है। वह आदमी बूढ़ा नहीं था, उम्र में वांग युदाओ के बराबर था। किंगरेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी ने उसे वांग युदाओ के साथ खाते हुए देखा होगा। हालांकि उसने जो कहा उससे शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उन्हें वांग युदाओ ही ढूंढना था। उनके बगल में खड़ी नामी बोलने ही वाली थी कि मियुकी किंगरेन ने उसे रोक दिया। यिनशा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि यह सफ़र तुम्हारे लिए किसी मर्द को ढूंढने की छुट्टी है। अगर इस बार फंगस किंग नहीं मिला तो तुम जानती हो कि क्या अंजाम होंगे। यिनशा नाम के उस आदमी ने नाक भान से कुड़ी, फिर उसी जगह बैठ गया जहां वांग युदाओ अभी बैठा था। उसके चेहरे के भाव बदलते रहे और वह किंगरेन को देखने लगा। और किंगरेन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारा मर्द सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। वो आदमी अभी अभी मुझे याद आया है। थोड़ी देर में मैं उसे इसकी कीमत चुका दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंगरेन का आभामंडल बदल गया और उसने यिनशा को ठंडे भाव से देखा। यिनशा थोड़ा चौंका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, तो बात ऐसी ही है। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। क्या यह आदमी तुम्हारा पुराना प्यार हो सकता है? जैसे ही उसने बात की उसकी निगाहें ठंडक से चमक उठीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच हत्या का इरादा रखता हो। किंगरेन ने थोड़ा सा पछतावा महसूस करते हुए थोड़ा भौहें सिकुड़ीं। उसकी प्रतिक्रिया अभी अभी थोड़ी तीखी थी। उसने जल्दी से एक गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखा।
यिनशा, मुझे मत बताना कि तुम यहाँ आने का मकसद भूल गई हो। यहाँ आने का मकसद मैं स्वाभाविक रूप से नहीं भूलूंगी। हालांकि जो कोई भी तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखने की हिम्मत करेगा वह मारा जाएगा। उसके हाथ में रखा शराब का प्याला जमीन पर एक धमाके के साथ टूट गया और फिर वह सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। किंग रेन के हाव भाव बदल गए और उसे किसी और चीज की परवाह न रही। वह तेजी से उसके पीछे भागी। रात के अंधेरे में दो काली आकृतियां तेजी से गुजरीं। किंग रेन, जो पीछे पीछे आ रही थी, ठंड से भर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यिनशा असल में वांग युदाओ को मारना चाहेगा। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी घमंडी होने का आदी था और बाहर आने के बाद उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। यिनशा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? किंग रेन ने अपनी कलाई घुमाई और एक विलो लीफ ब्लेड बाहर फेंका गया। एक फुसफुसाहट के साथ वह रात में गायब हो गया। सामने वाली आकृति तेजी से चकमा दे गई, लेकिन रुक भी गई। किंग रेन, मैं सोच रही थी कि क्या मैं पहले बहुत ज्यादा सोच रही थी, लेकिन अब लगता है कि तुम उस आदमी को जानती हो, है ना? बताओ, वो असल में कौन है? किंग रेन पहले ब्लैक जेल में एक अंडरकवर एजेंट रह चुका था। अगर पिछली बार ब्लैक ड्रैगन मारा न गया होता तो शायद किंग रेन ब्लैक जेल में ही रह पाता। और इस बार व्हाइट शील्ड सदस्य के रूप में किंग रेन का यह पहला मिशन होना चाहिए था। व्हाइट शील्ड ने ब्लैक जेल में किंग रेन की स्थिति पर हमेशा नजर रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो किसे जानती है और क्या जानती है, सब साफ था। और शांगनान शहर में किंग रेन का कोई भी परिचित नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ आने के कुछ ही समय बाद किंग रेन किसी के साथ जुड़ गई थी। वो कौन है? इसका तुमसे क्या लेना देना है, यिनशा? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो। यह मत सोचो कि सिर्फ बाहर होने से तुम जो चाहो कर सकते हो। आम लोगों में भी उस्ताद होते हैं। किंग रेन ने खुद को संभाला। वह अब उसे वांग युदाओ के मामलों के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी। उसे बताने से बात और बिगड़ जाएगी। यिनशा ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। उसकी नज़रें किंग रेन पर टिकी थीं। काफी देर बाद उसने एक ठंडी हंसी हंसी, लेकिन उसके शब्दों में एक खौफनाक धमकी थी। हाँ, किंग रेन, मैंने तुम्हें पहले कभी किसी आदमी की रक्षा करते नहीं देखा। तुम उसे क्यों नहीं बताती कि तुम व्हाइट शील्ड से हो? तुम उसे क्यों नहीं बताती कि तुम लोगों को मुर्गियों की तरह मारती हो? चुप रहो। यिनशा की बातें सुनकर किंग रेन का चेहरा बदल गया। उसे भी नहीं पता था कि वह क्यों नहीं चाहती थी कि वांग युदाओ को ये बातें पता चलें। चुप रहो, ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। यिनशा ने ठंडी सांस ली। उसका शरीर भूत जैसा हो गया और फिर वह पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गया। किंग रेन का चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। यह आदमी यहाँ आने के बाद भी बेचैन है। क्या उसे सच में लगता है कि व्हाइट शील्ड वाले जो चाहें कर सकते हैं? वांग युदाओ उस औरत से सचमुच डरता था। जब वह पहाड़ों में था तो उसने उसकी चोटों और गतिहीनता का फायदा उठाकर कुछ हद तक लापरवाही बरती थी। लेकिन भला किसने सोचा होगा कि यह औरत उसे यहाँ पालेगी? चायखाने से निकलकर वांग युदाओ लगभग भागता ही रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। शुक्र है कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। अगर सचमुच कोई होता तो वांग युदाओ शायद आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद जाता। ये औरत अविश्वसनीय है। वह इतनी दूर से मेरा पीछा कर सकती है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं शांगनान शहर से हूँ? और उसने बस एक तीर क्यों फेंका और फिर गायब हो गई? नदी के किनारे खड़े होकर वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही वह शांत हुआ, उसके दिल में संकट की भावना तुरंत उमड़ पड़ी। वांग युदाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि एक व्यक्ति सीधे उसकी ओर आ रहा है। हालांकि दूसरे पक्ष की हरकतें खामोश थीं, फिर भी वांग युदाओ को उस खौफनाक हत्या के इरादे का एहसास हुआ। यह आदमी मुझे मारना चाहता है। वांग युदाओ बहुत घबरा गया। ज्यादा सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, और जाहिर है उसे समझने का समय भी नहीं मिला था। वह व्यक्ति वांग युदाओ पर हथेली से वार करने लगा। वांग युदाओ के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसकी शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक को केवल एक बार ही उन्नत किया गया था, उसकी 6 इंद्रियां स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील थीं, इसलिए जब दूसरे पक्ष ने कोई कदम उठाया तो उसे पहले ही पता चल गया था कि यह व्यक्ति बहुत कुशल है। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि अब इससे बचना संभव नहीं था। उसकी मुट्ठी और हथेली में जोरदार टक्कर हुई। वांग युदाओ ने अपनी मुट्ठी से सीधे एक बल का संचार महसूस किया। वह बल उसके कंधे पर लगा, जिससे वह थोड़ा उखड़ गया। कितनी बड़ी ताकत! वांग युदाओ बहुत घबरा गया। इतने सालों में पहाड़ों में पिछली बार मिले उस आदमी ने ही वांग युदाओ को डराया था। अब उसे शायद इस सूची में एक और नाम जोड़ना होगा। कुछ कदम पीछे हटने के बाद वांग युदाओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इस आदमी की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। शांगनान शहर में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है?
ऐसा इंसान शांगनान शहर में क्या कर रहा था और उसने उसे खास तौर पर क्यों चुना? क्या यह इंसान पागल है? तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? एक अनजान चेहरे के साथ वांग युदाओ को लगा कि उसने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, लेकिन किसी का बिना वजह आप पर हमला करना बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसे इंसान से मिलना लॉटरी जीतने से भी कम संभावना वाला था। तुम्हें क्या लगता है? जैसे ही वह व्यक्ति बोला, उसने वांग युदाओ को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल लिया और वांग युदाओ पर भारी मुट्ठियां बरसने लगीं। वांग युदाओ का चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। उसने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठियों को रोकने की जरा भी हिम्मत नहीं की। रुको! जैसे ही वांग युदाओ खुद को बचाने की कोशिश कर ही रहा था, एक और काले कपड़े वाला आदमी अचानक प्रकट हुआ और वह एक महिला की आवाज़ थी। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर अचानक प्रकट हुई महिला को देखा, उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। आखिर हो क्या रहा है? तुम सच में मुझे रोकने वाले हो? नए व्यक्ति को देखकर उस आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने पहले किंगरेन को भगा दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे भगाया नहीं गया था, बल्कि वह अपने कपड़े बदलने गई थी। ज्यादा दूर मत जाओ। क्या तुम सचमुच हमारी मुलाकात का मकसद भूल गए हो? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं सीधे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट कर दूंगा और फिर देखते हैं किसे वापस बुलाया जाता है। किंगरेन का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था और उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। वांग युदाओ पूरी तरह से हक्का बक्का था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर जानते भी थे तो वे लड़ क्यों रहे थे? जाहिर है, चाहे कुछ भी हो, वह आदमी आखिरकार रुक गया। वांग युदाओ ने उन दोनों को नज़रअंदाज किया, तुरंत मौके का फ़ायदा उठाया और नदी किनारे तेज़ी से चला गया। यिनशा आखिरकार उसके पीछे नहीं गया, बल्कि किंगरेन को गौर से देखता रहा। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश है। किंगरेन जानती थी कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती, इसलिए उसने स्थिति समझाई। यिनशा का चेहरा बदल गया और उसने नदी के किनारे की ओर देखा जहां कोई नहीं बचा था। उसका चेहरा और भी भद्दा हो गया। क्यों? उसने तुम्हें बचाया है ना? किंगरेन, क्या तुम मिशन भूल गई हो? मैं नहीं भूली हूँ। हमें अभी भी नहीं पता कि वह वस्तु कहाँ है। अगर उसने उसे छिपाया है तो क्या तुम्हें लगता है कि इतने हंगामे के बाद अगर वह हमें नहीं बताता कि वह कहाँ है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? उसे वापस लाओ, मुझे यकीन है कि वह बात करेगा, यिनशा ने ठंडे स्वर में कहा। बेवकूफ़, मैं तुमसे कह रही हूँ, उसे मत छुओ। अगर उसने सचमुच फंगस राजा को खा लिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें उसे जिंदा वापस लाना होगा। किंगरेन ने ठंडी नज़रों से उसे देखा, फिर मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। यिनशा थोड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक उसे होश आया और उसके पसीने छूट गए। धिक्कार है! वांग युदाओ को सचमुच लगा कि उसे लॉटरी टिकट खरीद लेना चाहिए। वह ऐसी बेतुकी चीज़ों का भी सामना कर सकता था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अब भी उसे समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई उसे मारना चाहता था, फिर भी कोई उसे बचाना चाहता था, और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। लेकिन उस औरत ने उसे अजीब सा अपनापन क्यों दिया? वांग युदाओ पूरी तरह से हैरान था। वू मीजी का पीछा किए जाने और उन्हें फंसाए जाने से बचने के लिए वांग युदाओ रात भर रुकने के लिए बस एक होटल ही ढूंढ पाया। उस आदमी की युद्ध शक्ति बहुत ज्यादा थी, कम से कम वह उसका कोई मुकाबला तो नहीं कर सकता था। रात बिना किसी घटना के बीत गई, शायद इसलिए कि पिछली रात की घटनाओं ने वांग युदाओ को थोड़ा थका दिया था। फोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर धीरे से अपना फ़ोन उठाया। तांग दाई पहले तो सामान खरीदने बाहर गई थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पर इस क्षण लोगों के एक समूह ने उसे घेर लिया। 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों की गुस्से भरी गालियों और चीखों का सामना करते हुए तांग दाई को पूरी तरह से अंदाजा हो गया था कि अब उसे बेरहमी से पीटा जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं। तांग दाई ने उन लोगों को देखा, उसका दिल बैठ गया। उसे पता नहीं था कि ये लोग उसे क्यों ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी कतार देखकर साफ पता चल रहा था कि वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि वह इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन चाहे सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, दुर्भाग्य को टाला नहीं जा सकता। जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। अपने सामने खड़े गुंडे का सामना करने से पहले तांग दाई ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। तुम्हें क्या लगता है हम भाई क्या करेंगे? तांग दाई द्वारा इस तरह पूछे जाने पर एक आंख वाले आदमी ने बेतहाशा हंसी उड़ाई। अगर यह बात न होती कि उनकी जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं थी और उन्हें किसी ने निर्देश दिए थे, तो वे शायद तांग दाई के मुंह पर तमाचा जड़ चुके होते। भाइयों, आज्ञाकारी होकर हमारे पीछे आओ। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। जाहिर है तुम जोर से चिल्ला सकते हो, लेकिन तब भी तुम आवाज निकाल पाओगे या नहीं, यह अलग बात है। तांग दाई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मन ही मन कोसती रही, लेकिन मौजूदा मुश्किल को सुझाने के लिए ये सब बेकार था।
और फिर उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये लोग कोई साधारण गुंडे नहीं थे। हालांकि कोई उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कौन? उसने स्कूल में शायद ही किसी को नाराज किया हो, और अगर किया भी हो तो भी इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये पूरी तरह से नकारा जा सकता था कि वह स्कूल का ही कोई था। तो अब उसे क्या करना चाहिए? जोर से चिल्लाना चाहिए। तांग दाई इतनी मूर्ख नहीं थी। नहीं, ये सब वांग युदाओ की गलती थी। अगर वह उसे शिष्य बनाकर कुछ सिखाने को तैयार हो जाता तो शायद वह घेरे को तोड़ पाती या अपनी कुशलता का शानदार प्रदर्शन भी कर पाती। बेशक तांग दाई बहुत ज्यादा सोच रही थी, लेकिन इस स्थिति में शायद केवल एक हताश संघर्ष ही आशा की किरण दिखा सकता था। हालांकि वह ज्यादा आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन इस दौरान वांग युदाओ द्वारा उत्तेजित होने के बाद तांग दाई भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी, और उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पहले से थोड़ा मजबूत हो गया है। वन आइड ने तांग दाई के हरकत करने के इरादे को भांप लिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ऐसी औरत चाहे कितनी भी काबिल क्यों न हो, क्या वह 10 बड़े आदमियों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? क्या मजाक है? तांग दाई की कार्रवाई की तैयारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वन आइड के मुंह से एक ठंडी हंसी निकली। फिर वह मुड़ी और गली के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी और आदेश दिया, इसे बांध दो और ले जाओ। किसी का हाथ आगे बढ़ता देख तांग दाई ने दांत पीस लिए और तुरंत वार कर दिया। ऐसी स्थिति में अगर वह विरोध न करती तो क्या होता? हालांकि उसे पहले से ही नतीजा पता था, तांग दाई इस तरह ले जाए जाना नहीं चाहती थी। ओह, वह छोटी सी जिद्दी तो बहुत जिंदा दिल है। तांग दाई के हाथ झटकने पर उनमें से एक आदमी ने ताना मारा। उसी समय बाकी लोगों ने भी एक साथ हमला कर दिया। हालांकि तांग दाई ने 8-9 आदमियों का एक साथ सामना करते हुए वुक्सिया का अभ्यास कर लिया था, फिर भी उसके पास प्रतिरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी। कुछ ही शुरुआती चालों के बाद तांग दाई पहले से ही वध के लिए तैयार मेमने जैसी हो गई थी, खासकर इतनी संकरी गली में। जल्द ही तांग दाई पूरी तरह से इन गुंडों के चंगुल में फंस गई। कुछ गुंडों ने पहले तांग दाई के हाथ पैर बांध दिए, उसके रसीले लाल होंठों पर प्लास्टिक टेप चिपका दिया और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। फिर वे उसे गली से बाहर ले गए और एक चांगॉन मिनीवैन में ठूंस दिया। कुछ भी न देख पाने और सिर्फ कार के इंजन और हॉर्न की आवाज़ सुनकर तांग दाई थोड़ा डर गई। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी, फिर भी वह एक नश्वर प्राणी थी। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन बाहर आवाज़ें आ रही थीं, शायद आम लोगों की। तांग दी को अब पूरी उम्मीद थी कि किसी को कार के अंदर कुछ असामान्य दिखाई देगा। बाहर का आसमान पहले ही धुंधला हो चुका था। 2 कारें हान स्ट्रीट में दाखिल हुईं, फिर दुकानों की एक कतार के पिछले दरवाजे पर पहुंचीं। उसे पिछले दरवाजे से अंदर ले जाओ, अंदर मेहमानों को परेशान मत करो, वन आइड ने दाव हॉल के नीचे से अपने मातहतों को निर्देश दिया। तांग दी जानती थी कि इस समय विरोध करना बेकार है। उसकी आंखें ढकी हुई थीं और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह अभी अपनी ताकत बचाकर रख सकती थी। उम्मीद कर रही थी कि बाद में भागने का कोई मौका मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात उसे समझना था कि क्या हो रहा है। अगर उसे वजह नहीं समझ आती तो भले ही वह भाग जाती, भविष्य में उसे फिर से पकड़ लिया जाता। ये लोग आम लोग नहीं थे और तांग दी ने सचमुच पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। लोगों द्वारा उठाए जाने के कारण तांग दी दिशाएं नहीं पहचान पा रहा था और कुछ देर तक चलता रहा, फिर आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक आवाज़ आई, भाई एक आंख वाले, इस लड़की का क्या करें? एक आंख वाले ने एक पल सोचा, फिर बोला, कोई गेस्ट रूम ढूंढो और उसे बंद कर दो। ऐसी लड़की है और हमें उसे खुद संभालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ग्राहक क्या करना चाहता है, लेकिन हे उन्होंने तो यह नहीं कहा कि उन्हें कोई बिल्कुल अनछुई लड़की चाहिए। एक आंख वाला मुस्कुराया, उसकी आंखों में वासना की झलक थी। तांग दी आखिरकार एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी। हालांकि वह बिल्कुल आकर्षक नहीं थी, पर वह निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की थी। हालांकि तांग दाई बोल नहीं सकती थी, फिर भी वह सुन सकती थी। उसके शब्द सुनकर उसका दिल और भी भारी हो गया। हालांकि किसी संरक्षक का जिक्र करने का मतलब था कि किसी ने इन लोगों को उसे यहाँ बुलवाया था, लेकिन वह कौन था? उस भरोसेमंद अधीनस्थ को पता था कि भाई एक आंख वाला आज रात जरूर मौज मस्ती करेगा, इसलिए उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अपने साथ बैठे कुछ साथियों को आंख मारने के बाद वह जल्दी से अलग हो गया और काम पर लग गया। अरे अब मैं क्या करूं? आकाश को पुकारने से कोई जवाब नहीं मिला और धरती को पुकारने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तांग दाई, जो होश में थी, डर और संदेह से भर गई। वह तो एक साधारण विश्वविद्यालय की छात्रा थी, इतने बड़े हंगामे की क्या जरूरत थी, है ना? भाई एक आंख वाले ने पहले जो हवस दिखाई थी, उसे याद करके तांग दाई को ठंड लग गई। अगर वह सचमुच ऐसे किसी व्यक्ति से अपवित्र हो जाती तो वह जरूर आत्महत्या कर लेती। ऐसा लग रहा था कि अब भागने की कोशिश करने का समय आ गया है। उसे साफ पता था कि इस समय कमरे में कोई और नहीं है, इसलिए भागने का यह उसका सबसे अच्छा मौका था।
अगर वह यह मौका चूक जाती तो निश्चित रूप से कोई और मौका नहीं मिलता। तांग दाई मूल रूप से मार्शल आर्ट की अभ्यासी थी और ऐसी चीज़ों की बहुत प्रशंसक थी। उसने बचपन से ही कई wuxia उपन्यास पढ़े थे और दूसरों को विकट परिस्थितियों में जीवित रहने के अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते सुना था। आंखें ढनकी होने के कारण वह कमरे की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। तांग दाई ने शारीरिक संपर्क बनाए रखा, काफ़ी देर तक टकराती और टिटोलती रही, जब तक कि उसे आखिरकार बिस्तर का खंभा नहीं मिल गया। फिर वह बिस्तर के खंभे पर तिरछी होकर बैठ गई और अपने हाथों को बांधी हुई रस्सियों को काटने के लिए चौकोर खंभे के नुकीले किनारे का इस्तेमाल करने का इरादा किया। आखिरकार उसे बिस्तर का खंभा मिल गया। तांग दाई के हाथों ने उसे टटोला, फिर उसने जल्दी से ऊपर नीचे रगड़ा, अपने हाथों पर रस्सियों के बिस्तर के खंभे से रगड़ने की आवाज़ सुनी। तांग दाई भी दरवाजे के बाहर हो रही हलचल पर नज़र रखे हुए थी। शायद इसलिए कि वह बहुत घबराई हुई थी, या शायद बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह, जो पहले एस्केप रूम खेल चुकी थी, रस्सी नहीं काट पा रही थी। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन तांग दाई के माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थीं, जो उसके बिखरे हुए काले बालों को गीला कर रही थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके हाथों की रस्सियों को काटने में कितना समय लगेगा, तांग दाई ने दांत पीसकर हिम्मत नहीं हारी। हालांकि उसके हाथ पहले से ही दर्द कर रहे थे और धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। और जैसे ही वह रस्सी रगड़ रही थी, अचानक उसे एक धमाका सुनाई दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तांग दाई को पता था कि कोई आ गया है, इसलिए उसने अपनी हरकतें रोक दी, फिर जानबूझकर अपनी तेज सांसों को दबा लिया, ज़मीन पर तिरछी लेट गई, बेपरवाह होने का नाटक करने लगी। संघर्ष मत करो, अपनी ताकत बचाओ। एक बार जब तुम मेरे हाथों में आ जाओगी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? वन आइड थोड़ा रुका, उसकी आंखें लगातार टैंग दाई के शरीर को देख रही थीं, उसकी आंखों में चाहत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। टैंग दाई के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। हे, असल में तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो और एक विश्वविद्यालय की छात्रा हो। क्या तुम मेरे पीछे आने के बारे में सोचोगी? मैं तुम्हें 20,000 रुपये महीने दूंगा, कैसा रहेगा? वन आइड बिस्तर पर बैठ गया और टैंग दाई को अपनी बाहों में खींच लिया। टैंग दाई हाँफने लगी, जोर से संघर्ष कर रही थी, उसका दिल गहरे डर से भर गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने की हिम्मत भी करेगा। अगर उसे इस बारे में पता चल गया और वह डर गया और आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो क्या होगा? वन आइड ने तांग दाई को देखते हुए ठहाका लगाया। हालांकि उसके शब्दों ने तांग दाई को पूरी तरह से चौंका दिया। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? तभी दरवाज़ा अचानक फिर से खुला। वन आइड चिल्लाया, मैंने तुमसे मना किया था। वन आइड ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका स्वर तुरंत बदल गया। ओह, ये तुम हो? कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए उसे लाया हूँ। वांग युदाओ कहाँ है? नया मेहमान दरवाजे पर खड़ा लग रहा था, लेकिन उस नाम ने एक बार फिर तांग दाई को चौंका दिया। वांग युदाओ। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे और आखिरकार उसे कुछ बातें समझ में आ गईं। ओह, मैंने उसे अभी तक फ़ोन नहीं किया है। मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। वन आइड बहुत विनम्र था। उसने टैंग दाई को बिस्तर पर पटक दिया, उसके शरीर पर थपथपाया और सीधे उसका फ़ोन ले लिया। अभी फ़ोन करो, उस आदमी ने कहा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नंबर कहाँ है? वन आइड टैंग दाई पर चिल्लाए। टैंग दाई का दिमाग अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन अब उसे कुछ बातें समझ आ रही थीं। पता चला कि इन लोगों का निशाना वांग युदाओ था और किसी अनजान वजह से उन्होंने उसे वांग युदाओ की गर्लफ्रेंड समझ लिया था, इसलिए उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। हालांकि उसे वांग युदाओ का फ़ोन नंबर भी नहीं पता था। उसने दांत पीसते हुए जल्दी से कहा, तुम्हें पहले मेरे दोस्त को फ़ोन करना चाहिए और मेरे दोस्त से मेरे बॉयफ्रेंड को फ़ोन करने के लिए कहना चाहिए। अब वह बस टालमटोल ही कर सकती थी। अगर वह वांग युदाओ की गर्लफ्रेंड न होती तो ये लोग उसे चुप करा देते। क्या झंझट है? वन आइड ने शिकायत की, मैं किसे फ़ोन करूं? जियाओ किंग, अंदर यांग किंग ही है। तांग दाई थोड़ा कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला वांग युदाओ को किस लिए बुला रहा है, लेकिन इस स्थिति में ये लोग वांग युदाओ को ड्रिंक्स और डिनर के लिए तो बुला ही नहीं रहे थे। यांग किंग अभी भी सोच रही थी कि तांग दाई अभी तक क्यों नहीं लौटी, क्योंकि रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था। हालांकि वह ज़्यादा चिंतित नहीं थी, लेकिन जब तांग दाई का फ़ोन आया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। नमस्ते जियाओ दाई, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? यांग किंग ने शिकायत की। क्या जियाओ दाई? वांग युदाओ से कहो कि तांग दाई हमारे हाथ में है। अगर तुम उसे सुरक्षित रखना चाहती हो तो हान स्ट्रीट स्थित ताइक्वांडो स्कूल आ जाओ। याद रखना, तुम्हारे पास 1 घंटा है, सिर्फ 1 घंटा। और पुलिस को बुलाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना? फ़ोन के दूसरी तरफ वाले आदमी की आवाज़ बहुत ठंडी थी और यांग किंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। 1 मिनट बाद ही उसे होश आया।
तांग दी का असल में अपहरण हो चुका था, जिसकी यांग किंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन दूसरे पक्ष ने सिर्फ वांग युदाओ को ढूंढने के लिए तांग दी का अपहरण किया था। इसका क्या मतलब था? तांग दी और वांग युदाओ के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। दरअसल यांग किंग को कैसे पता चला कि दूसरे पक्ष ने पिछली बार सिर्फ तांग दी को वांग युदाओ का हाथ पकड़े देखा था और स्वाभाविक रूप से मान लिया कि वांग युदाओ और तांग दी के बीच कुछ है। युदाओ, कुछ बुरा हुआ है। तांग दी को अगवा कर लिया गया है और लगता है कोई समस्या है। तुम्हें जल्दी से जाकर देखना चाहिए। वांग युदाओ अपने बालों में हाथ फेरते हुए बिस्तर से उठे। फोन के दूसरी तरफ झू की यांग की आवाज़ बेचैनी भरी थी और उन्हें यांग किंग के रोने की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन और सवाल पूछने का समय नहीं था। वहां इतनी उथल पुथल के लिए ज़रूर कोई बड़ी घटना घटी होगी। और तांग दी, वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी और उसे भी कुछ कुछ आता जाता था। उसे कैसे ले जाया जा सकता था? जल्दी से अपने कपड़े पहने वांग युदाओ ने जगह पूछी, फिर जल्दी से होटल से निकला, एक टैक्सी बुलाई और सीधे हान स्ट्रीट चला गया। दूर से उसने यांग किंग और बाकी लोगों को बेचैनी से इंतजार करते देखा। यांग किंग और झू कियांग के अलावा कुछ और लोग भी थे जो तांग दी के रूममेट या कुछ ऐसे ही लग रहे थे। क्या हुआ? वांग युदाओ ने उनकी तरफ देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तांग दी को कैसे ले जाया जा सकता था? जब यांग किंग ने वांग युदाओ को आते देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ी, भाई वांग, तांग दी को बचा लो। लगता है जियाओ दी बड़ी मुसीबत में है। दूसरे पक्ष ने फ़ोन करके खास तौर पर तुम्हारे बारे में पूछा था। मुझे ढूंढ रहे हो? वांग युदाओ थोड़ा रुका, फिर भौहें चढ़ाते हुए बोला, रास्ता दिखाओ। कल रात जो हुआ उसके बाद आज तांग दाई को ले जाया गया और उन्होंने खास तौर पर उसे बुलाया। ये स्थिति थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। कुछ मिनट बाद यांग किंग रुका, फिर आगे की ओर इशारा करते हुए बोला, ये यही है। अपने सामने कोरियाई ताइक्वांडो स्कूल को देखकर वांग युदाओ भावशून्य हो गया। वह सीधे अंदर चला गया। ताइक्वांडो स्कूल काफ़ी बड़ा था। अंदर अभी भी कई पुरुष और महिलाएं सामान्य शोल्डर थ्रो का अभ्यास कर रहे थे। वांग युदाओ कई लोगों को साथ लेकर ताइक्वांडो स्कूल में कदम रखते ही समझदार इरादों वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुम क्या हो? एक आदमी ने देखा कि वांग युदाओ और उसके साथी कुछ अरुचिकर लग रहे थे। वह सीधा वांग युदाओ के पास गया, उसकी नाक की ओर इशारा किया और पूछने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर पाता, आह की आवाज़ आए और उसके बाद हल्की सी हड्डी टूटने की आवाज़ आए। पता चला कि जिस व्यक्ति ने वांग युदाओ से सवाल किया था उसकी कलाई पूरी तरह टूट गई थी और उसका हाथ लटक रहा था। कलाई पर धीरे धीरे लालिमा और सूजन का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा। उनके पीछे खड़े लोग भी चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि इस घटना ने उस आदमी को सचमुच गुस्सा दिला दिया था। उसके पीछे खड़े कुछ लोगों में से कुछ ने वांग युदाओ को पहले भी कोई हरकत करते देखा था और कुछ ने तो वांग युदाओ को कभी एक्शन करते भी नहीं देखा था। आने से पहले किसी ने वांग युदाओ के शक्तिशाली तरीकों का बखान किया था, लेकिन उन्हें इसे देखने का कभी मौका नहीं मिला था। इस बार उन्होंने आखिरकार वांग युदाओ को एक चाल चलते देखा, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि वांग युदाओ ने अपने सामने वाले व्यक्ति की कलाई कैसे तोड़ दी। लेकिन यह उनके दिलों में उमड़ते उत्साह को दबा नहीं सका। वांग युदाओ ने तुरंत जोरदार प्रहार किया और सामने वाले व्यक्ति की चीखें स्वाभाविक रूप से अन्य मार्शल आर्ट साधकों को चौंका गईं। किसी को यहाँ उत्पात मचाते देखकर ज्यादातर लोग थोड़े स्तब्ध रह गए। क्या यह आदमी सचमुच शेर का दिल और तेंदुए की आंतें खा सकता था? तुम लोग कौन हो? इसी समय आखिरकार किसी ने फिर पूछा, लेकिन इस बार प्रश्नकर्ता दूर खड़ा था। एक आंख वाला कहाँ है? उसे मेरे लिए बुलाओ। इस व्यक्ति को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वांग युदाओ का चेहरा बोलते बोलते और भी उदास होता गया। इस व्यक्ति को इतना घमंडी, उनकी बिल्कुल भी परवाह न करते हुए और यहाँ तक कि अपने कोच का उपनाम चिल्लाने की हिम्मत करते हुए देखकर इन लोगों को जरा सोचकर स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। सब लोग, हमारा ताइक्वांडो स्कूल रात के लिए बंद है। कृपया अभी घर चले जाएं। वांग युदाओ और उसके समूह का उद्देश्य समझकर ताइक्वांडो क्लब के कुछ लोगों ने स्वाभाविक रूप से सदस्यों को जल्दी से बाहर निकाल दिया। यहाँ काफ़ी सदस्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे वांग युदाओ के समूह के घुसने से काफ़ी असंतुष्ट थे। कुछ लोगों ने तो यहीं रुकने का फैसला किया और वांग युदाओ और उसके समूह का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। सभी सदस्य चले गए और यहाँ तक कि किसी ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। ये स्पष्ट था कि ये लोग वांग युदाओ और बाकी लोगों को यहाँ से यूं ही जाने नहीं देना चाहते थे। मैं एक बार और पूछूंगा, एक आंख वाला ड्रैगन कहाँ है? उसे बोलो यहाँ से निकल जाए। इन लोगों को देखकर वांग युदाओ ने फिर पूछा। वह आज एक आंख वाले ड्रैगन की जान लेने आया था और ये लोग बस मुसीबत मोल ले रहे थे। हालांकि रुके हुए लोगों की संख्या को देखते हुए ये ताइक्वांडो स्कूल साफ तौर पर कोई साधारण नहीं था।
इस समय ताइक्वांडो स्कूल में लगभग 50-60 लोग बचे थे और वांग युदाओ की नज़र में इन 50-60 लोगों में से कई साधारण नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह गलत जगह नहीं आया है। इस ताइक्वांडो स्कूल के लोग बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। हमला। वांग युदाओ की बातों को अनसुना करते हुए और ये देखकर कि दरवाज़ा बंद है, ये लोग सीधे वांग युदाओ और उसके साथियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। वांग युदाओ ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन अगले ही पल उसकी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। चूंकि ये लोग खेलना ही चाहते थे तो खेल शुरू होने दो। आखिरकार ये जगह तो उसे मिल ही गई थी। वांग युदाओ दहाड़ा और भीड़ में ऐसे कूद पड़ा जैसे कोई ड्रैगन समुद्र में घुस गया हो। ये सिर्फ 1 दर्जन लोग वांग युदाओ के सामने कुछ भी नहीं थे। स्थिति देखकर वांग युदाओ ने तुरंत कहा, रुको, अब क्या तुम बात कर सकते हो? वांग युदाओ ने बचे हुए 2 लोगों को देखकर मुस्कुराया। हालांकि वांग युदाओ की मुस्कान सच्ची थी, लेकिन उन तीनों की नज़रों में वह ग्रिम रीपर की मुस्कान जैसी थी, जिससे उन दोनों की सांसें फूल गईं। इस राक्षसी ने आखिर क्या किया था? हालांकि उन्होंने भी बुरे काम किए थे, लेकिन उनके तरीके इस आदमी जितने निर्दयी नहीं थे। ये कैसा इंसान था? लगभग 1 दर्जन लोग, और हालांकि उनके पक्ष में कई लोग थे, यह आदमी थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर था। इसके अलावा उन्होंने दरवाज़ा खुद ही बंद कर लिया था। अपनी ही वापसी रोकने की इस हरकत का उल्टा असर होना तय था। दोनों का शरीर कांप उठा। उनकी नज़रें पहले वांग युदाओ के कोमल चेहरे पर, फिर जमीन पर पड़े हाँफते हुए लोगों पर पड़ीं। उनके शरीर और भी जोर से कांपने लगे। बात करोगे या नहीं? ये देखकर कि ये दोनों अब भी नहीं बोल रहे, वांग युदाओ के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और तुरंत एक चटकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने सीधे दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। आह, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। उसके हाथ की हड्डी कुचल गई थी और उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। तुम? ये सुनकर उसके बगल वाला व्यक्ति तेजी से चिल्लाया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वांग युदाओ ने तुरंत एक पोज दिया और फिर एक मुक्का मारा जो सीधे उस व्यक्ति की छाती पर लगा। वांग युदाओ के मुक्के से उस व्यक्ति का शरीर लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया। फिर वह दीवार से जोर से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जान को कोई खबर नहीं। वांग युदाओ के मुक्के से वह साफ तौर पर बेहोश हो गया था। जो कुछ लोग वहां आए थे वे एक दूसरे को देखने लगे। इस आदमी के तरीके वाकई कमाल के थे। किसी को एक ही मुक्के से उड़ा देना वाकई बहुत ही कमाल का था। पहले तो उन्हें लगा कि उन्होंने वांग युदाओ को समझ लिया है, लेकिन अब लग रहा था कि यह आदमी अभी भी कुछ छिपा रहा था। जू की आंख सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या यह अब भी वही वांग युदाओ था जो कॉलेज में सिर्फ बकवास करता था? अपने साथी को उड़ता और खून थूकता देखकर वह आदमी भी डर गया। चीनी मार्शल आर्ट। वांग युदाओ मन ही मन हंसा, फिर सिर हिलाया। तुम्हें कुछ समझ है? बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारी जिंदगी फिर से तुम्हारे हाथों में है। बोलो, वन आइड ड्रैगन कहाँ है? और तुम लोग असल में कौन हो? तांग दाई चला गया था और सबसे ज़रूरी बात, उसे भी धमकी दी गई थी। जाहिर है यह कोई साधारण अपहरण नहीं था। और इसी समय वन आइड ड्रैगन भी ताइक्वांडो स्कूल से बाहर चला गया। वांग युदाओ पर पहली नज़र पड़ते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। इस समय ताइक्वांडो स्कूल के सभी लोग जा चुके थे, लेकिन अब यह साफ था कि कोई मुसीबत ढूंढने आया था, और वह सिर्फ वांग युदाओ नहीं था। तुम वांग युदाओ हो? एक आंखों वाला ड्रैगन वांग युदाओ के पास गया। इस समय ताइक्वांडो स्कूल के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। जाहिर है ये लोग वांग युदाओ और उसके साथियों को जाने नहीं देना चाहते थे। वांग युदाओ ने वांग युदाओ की तरफ देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। चाहे उसने कुछ भी सोचा हो, वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था। इसका मतलब था कि कोई पीछे से उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। लेकिन क्या ये लोग चेंग परिवार द्वारा नियुक्त किए गए थे? लेकिन अगर उन्हें चेंग परिवार द्वारा नियुक्त किया गया था तो वे तांग दाई को क्यों निशाना बनाएंगे? उन्हें पता होना चाहिए कि वांग युदाओ और वू मीजी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। क्या वू मीजी को निशाना बनाना बेहतर नहीं होगा? लोग कहाँ हैं? वांग युदाओ ने वांग युदाओ की तरफ देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। एक आंखों वाले ड्रैगन ने वांग युदाओ को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वह बस एक ऐसा इंसान था जो काम करने के लिए पैसे लेता था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगर कुछ नहीं है तो हमें तुरंत उस व्यक्ति का पता बताओ। ताइक्वांडो स्कूल को और फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए एक आंख वाले ड्रैगन को देखकर वांग युदाओ की भौहें तन गईं। उसके दिल में अचानक एक बुरा पूर्वाभास उमड़ पड़ा। इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत है। और जैसे ही वांग युदाओ ने बोलना खत्म किया, ताइक्वांडो स्कूल का खुला हुआ दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। तुम वांग युदाओ हो? तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे हो। दरवाजे पर एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया, थोड़ी अटपटी चीनी भाषा बोल रहा था। ये सुनकर वांग युदाओ चौंक गया। जैसी कि उम्मीद थी, कोई उसे लेने आ रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह कोई विदेशी होगा। क्या इस व्यक्ति को चेंग परिवार ने बुलाया था?
लगता है नहीं। दरवाजे पर वह आदमी नकाब पहने, पीठ पीछे हाथ रखे खड़ा था। उसके चेहरे के आधे हिस्से को देखकर लग रहा था कि वह एशियाई है, और पहले उसके उच्चारण से लग रहा था कि वह जापानी होगा। तुम कौन हो? वांग यूदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, और उसके दिल में बैठा बुरा अंदेशा और गहरा हो गया। उसने जल्दी से और चुपचाप जुओ कियानरोंग का नंबर डायल किया। अब स्थिति थोड़ी बेकाबू हो रही थी। उसे पता होना चाहिए था कि दूसरों को साथ नहीं लाना चाहिए। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हें यह अंदाज़ा होना चाहिए था कि कोई तुम्हें ढूंढने आएगा, उस आदमी ने उदासीनता से कहा। वांग यूदाओ के हाव भाव बदल गए, और वह गौर से उस आदमी को देखने लगा। क्या उसने सोचा था? क्या यह उसके शरीर के भीतर का सिस्टम हो सकता है? उसके पसीने छूट गए। सच कहूं तो वह कभी कभी सोचता था कि अचानक उसमें ऐसा सिस्टम क्यों आ गया, और क्या दूसरों में भी ऐसा सिस्टम होगा। अगर होता तो वांग यूदाओ को जरूर कोई संकट होता। आखिरकार यही तो उसकी वर्तमान निर्भरता थी। अगर दूसरों में भी यह सिस्टम होता तो उस समय वे उसे ढूंढने आ सकते थे, या उसके लिए लड़ भी सकते थे। क्या इस व्यक्ति के शब्द उसके शरीर के भीतर के सिस्टम की ओर इशारा कर रहे थे? वांग यूदाओ का छिपना बहुत अच्छा था, कम से कम उस आदमी ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। और इस समय उसके अलावा एक के बाद एक और लोग भी प्रकट हुए। वांग यूदाओ ने अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। अब उसके मन में इन लोगों को पूरी तरह से खत्म करने का विचार पहले से ही था। वह अपने शरीर के अंदर की चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता था। सिस्टम की बात तो किसी को भी पता नहीं चल सकती थी। दूसरों, तुम हमारे साथ आओ, वरना हम तुम्हें मजबूर कर देंगे। उस आदमी की चीनी भाषा बहुत ही भद्दी थी। एक वाक्य बोलने के बाद उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसकी कीक टूटने वाली है। ये सुनकर वांग यूदाओ के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। जैसी कि उम्मीद थी, बुरे इरादे वाले खाली हाथ नहीं आते। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ओर भयानक सन्नाटा था। दरवाजे पर पहरा दे रहे सभी लोग कुशल थे, और एक नज़र में ही साफ पता चल रहा था कि ये लोग अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं, लेकिन सभी विदेशी नहीं थे। वहां पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे हाथों कोई लगभग मर ही गया था? उस आदमी ने अचानक कहा। ये सुनकर योदाओ फिर से भौंचक्का रह गया। कोई उसके हाथों लगभग मर ही गया? ये कहाँ से आया? उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था। हालांकि इस तरह ऐसा लग रहा था कि वे आखिरकार सिस्टम के लिए यहाँ नहीं थे। योदाओ ने राहत की सांस ली। जब तक वे सिस्टम के लिए यहाँ नहीं थे, योदाओ किसी और चीज़ से नहीं डरेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अगर तुम में क्षमता है तो खुद करो। योदाओ ने अपनी छाती फुला ली और सीधे अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसका मानना था कि कियानरोंग पहले से ही जानता था कि वह कहाँ है, और शायद उसे अंदाज़ा भी था कि वह किस तरह की मुसीबत में है। तुम्हें पता चल जाएगा, हटो। उस आदमी ने ठंडी सांस ली, और उसी समय उसके हाथ के एक इशारे से योदाओ के सामने पहले से खड़े दो आदमियों ने तुरंत हमला कर दिया। जब ये लोग नहीं हिले तो ठीक था, लेकिन एक बार हिले तो उनकी क्यूई तुरंत प्रकट हो गई। उस तरह की क्यूई ने योदाओ को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दो जागे हुए तेंदुआ अब अपने नुकीले दांत निकालकर योदाओ पर झपट पड़े हों। सावधान! उसके पीछे झू कियांग और बाकी लोगों के हाव भाव बदल गए। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि युदाओ को क्या हुआ है। झू कियांग अब युदाओ को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसके नाम के अलावा इस आदमी के बारे में बाकी सब कुछ उसकी धारणा से बिल्कुल अलग था। युदाओ के पास अपने पीछे खड़े लोगों की चिंता करने का समय नहीं था। शुक्र है, विरोधी सिर्फ उसे निशाना बना रहे थे, साफ तौर पर उसे अपना निशाना बना रहे थे। उसका शरीर चमक उठा। अब उसे ये दरवाज़ा खोलना ही था, वरना वह थककर मर जाता। उसे यकीन नहीं था कि वह यहाँ सबका अकेले ख्याल रख पाएगा। शुरू से ही युदाओ का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मुट्ठियां हिलीं, सीधे उन दोनों आदमियों पर। हालांकि वे दोनों स्पष्ट रूप से आसान नहीं थे। जैसे ही युदाओ ने हमला किया, उनके आकार कई बार बदले, युदाओ के सभी हमलों को चकमा देते हुए। उसके पास जो भी ताकत थी, वह इन दोनों पर ज्यादा असर नहीं कर पा रही थी। एक पल के लिए उसके दिल में बेबसी का एहसास उमड़ आया। युदाओ ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी, अपनी कलाई घुमाई, और उसके हाथ में एक छोटा सा विलो लीफ खंजर आ गया। उसे यह खंजर पहाड़ों में उस आदमी और औरत से मिलते समय मिला था। युदाओ को यह चीज़ बहुत पसंद थी, इसलिए वह इसे हमेशा अपने साथ रखता था। और जैसे ही युदाओ के हाथ में विलो लीफ खंजर आया, दोनों आदमी चौंक गए, फिर जल्दी से पीछे हट गए, मानो उन्हें खतरा महसूस हो रहा हो। हालांकि दोनों आदमी पीछे हट गए, लेकिन युदाओ ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि वह सीधे आगे बढ़ा। दोनों आदमियों के पीछे हटते कदम रुक गए, और जब उनके हाथ फिर से दिखाई दिए तो उनके हाथ में पहले से ही दो आर्मगार्ड थे। एक पल में तीनों आकृतियां पूरी तरह से लड़ाई में उलझ गईं। बगल वाला आदमी अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी नज़रें युदाओ पर टिकी थीं। काफी देर बाद अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ आई।
जू कियांग और बाकी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस आ गई है और जब तक वे यहाँ हैं सब ठीक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, वह आदमी जो अभी भी खड़ा था हिल गया। युदाओ पहले से ही उन दोनों आदमियों से उलझा हुआ था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था। बस कुछ ही समय की बात थी कि वह हार जाएगा। और अब इस आदमी की हरकत से लगभग एक पल में युदाओ के सिर के पिछले हिस्से पर उस आदमी ने थप्पड़ मारा और फिर युदाओ, जो अभी भी लड़ रहा था, तुरंत बेहोश हो गया। युदाओ को बेहोश देखकर जू की आंख के हाव भाव बदल गए और वह आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि इस समय उस आदमी ने दूसरों की तरफ देखा तक नहीं। उसने दोनों आदमियों को जाने को कहा और फिर दोनों आदमी सीधे युदाओ को उठाकर तेजी से पिछले दरवाजे की ओर चल पड़े। वन आई के चेहरे पर कुछ उदासी थी, लेकिन वह ज्यादा घबराया नहीं था। उसने लोगों को पहले ही जाने दिया था। पुलिस के लिए उसके अपने तरीके थे। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। वन आई ने जू की आंख और बाकियों को घूरा, फिर अपने माथ से दरवाज़ा खोलने को कहा। कियानरोंग सबसे पहले दौड़कर अंदर आए। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। जिन जिहो ने जू की आंख और यान किंग को तो देखा था, लेकिन युदाओ का कोई निशान नहीं देखा। क्या हुआ? कियानरोंग ने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पुलिस आ गई है। जल्दी करो, मेरे दोस्त को कुछ अजीब लोग ले गए हैं। पुलिस को अंदर आते देख जू की आंख जल्दी से आगे बढ़ा। स्वाभाविक रूप से उसने कियानरोंग को नहीं पहचाना। युदाओ? कियानरोंग ने हैरानी से पूछा। जू की आंख थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मेरा दोस्त युदाओ है। वे पीछे से निकल गए। कियानरोंग के हाव भाव बदल गए। उसने अपने पीछे खड़े लोगों को हाथ हिलाया और फिर तेजी से पिछवाड़े की ओर भागी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। जू कियांग ने जिन अजीब लोगों का जिक्र किया था, वे बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। युदाओ का गायब होना वाकई थोड़ा अजीब था। कम से कम किसी ने इसकी उम्मीद तो नहीं की थी, और कोई यह समझ नहीं पाया कि युदाओ ने किसे उकसाया था। इस घटना के बाद वांग चेंगकाई ने तुरंत परिवार के बड़ों को पूरी कहानी बताई। काफी सोच विचार के बाद बूढ़े मास्टर वांग ने भी चेंग परिवार पर उंगली उठाई। हालांकि इस बार चेंग परिवार सचमुच दोष ले रहा था। चेंग परिवार वाकई युदाओ से निपटने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उनके कुछ कर पाने से पहले ही युदाओ ने अपनी चाल चल दी थी। युदाओ इस समय पूरी तरह से बेहोश था। उसके चारों ओर दीवारें थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जेल में हो। उसका शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था, मानो युदाओ को भागने से रोकने के लिए। जिस कमरे में युदाओ था, वहां लोहे की जंजीरों से बंधा एक आदमी भी था। उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और वह लगभग 50 या 60 साल का लग रहा था। उस आदमी ने जमीन पर पड़े युदाओ को देखा, फिर हाथ बढ़ाया। अरे छोटे बच्चे, उठने का समय हो गया है। उस आदमी ने युदाओ को थपथपाया। उनके आसपास की हवा में बासी गंध थी और बहुत उमस थी। बिल्कुल भी धूप नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह जेल जमीन के नीचे है। किसी के थपथपाने का एहसास पाकर युदाओ ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, और जब उसने आंखें खोलीं तो वह भी हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सचमुच कोई यहाँ लाया हो। ये कहाँ है? सिर हिलाते हुए युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर आखिरकार अपने सामने उस अस्त व्यस्त आदमी को देखा और तुरंत चिल्लाया, तुम कौन हो? वह जल्दी से पीछे की ओर खिसका और उसके शरीर पर लगी लोहे की जंजीरें खनक उठीं। तभी युदाओ को ध्यान आया कि वह पहले से ही बंधा हुआ था। हे छोटे बच्चे, कैसा लग रहा है? वह आदमी मुस्कुराया और खुद को खुजलाया। सिर हिलाते हुए युदाओ अब पूरी तरह से उलझन में था। आखिर हो क्या रहा था? उसके शरीर पर तो लोहे की जंजीरें थीं। वह जल्दी से उठा और लोहे के दरवाजे की ओर दौड़ा, फिर उसे लात मारी। छोटे बच्चे, अपनी क्यूवी बर्बाद मत करो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम खोल सको। बूढ़ा आदमी आलस से दीवार से टिक गया। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे से वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। ये जगह आखिर कहाँ है? 10 मिनट बाद युदाओ आखिरकार शांत हुआ, क्योंकि उसे पहले ही यकीन हो गया था कि दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। लोहे की जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था और वह आज़ाद नहीं हो पा रहा था। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, फिर उदासीनता से बोला, काली जेल। काली जेल? युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। यही तो जगह है, उसे पहले भी कोई यहाँ लाया था। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। वांग युदाओ ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका दिल उलझन से भर गया। काश मुझे पता होता कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से उसे पता ही नहीं था कि दूसरी पार्टी उसे यहाँ क्यों बुला रही है। मत कहो कि तुम्हें नहीं पता। बूढ़े ने वांग युदाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। वांग युदाओ ने अपने होंठ चटकाए और आखिर में सिर्फ सिर हिला सका। छी, एक और मूर्ख। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया, फिर अपना शरीर हिलाया।
तभी बाहर लोहे का भारी दरवाजा अचानक चरमराकर खुल गया। एक तेज रोशनी अंदर आए, उसके बाद कदमों की आहट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। अरे नवागंतुक, बाहर आओ, आज हम तुम्हारे स्वागत समारोह का आयोजन कर रहे हैं। जो आया वह इस जगह का वार्डन था, एक काफी बूढ़ा अमेरिकी, घनी दाढ़ी वाला। वह नंगा था, उसकी मांसपेशियां तराशी हुई लग रही थीं, जिससे दमन का एहसास हो रहा था। वह जिसे बुला रहा था वह स्वाभाविक रूप से वांग युदाओ था। मुझे बुला रहे हो? स्वागत समारोह। ये सुनकर वांग युदाओ का दिल बैठ गया। स्वागत समारोह सुनते ही वांग युदाओ को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि स्वागत समारोह का मतलब उत्सव समझे। जरूर बुला रहा हूं, जल्दी करो और बाहर आओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। वांग युदाओ को हिचकिचाते देखकर अमेरिकी तुरंत चिल्लाया। जैसे ही अमेरिकी ने वांग युदाओ से बात की, उसने दूसरे बूढ़े आदमी की तरफ भी देखा, लेकिन जब उसने दूसरे बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसकी आंखें आशंका से चमक उठीं। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा? उस आदमी को चिल्लाते देखकर वांग युदाओ आग बबूला हो गया। उसे पहले ही बेवजह यहाँ लाया गया था। लोहे के दरवाजे पर लात मारते हुए वांग युदाओ और भी जोर से चिल्लाया। ये सुनकर अमेरिकी थोड़ा रुका, फिर अजीब तरह से हंसा और चाबी से लोहे का दरवाज़ा खोल दिया। इनका क्या हुआ? दरवाज़ा खुलते देख वांग युदाओ बाहर चला गया, फिर अपने पैरों और हाथों में बंधी जंजीरों की ओर इशारा करते हुए पूछा, इन्हें नहीं खोला जा सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं सिर्फ एक पहरेदार हूं। इन मामलों का फैसला ऊपर वालों को करना होता है, इसलिए मुझे माफ़ करना। वांग युदाओ की तरफ कंधे उचकाते हुए अमेरिकी सीधे आगे बढ़ा। वह सीढ़ियां चढ़ गया, लोहे का दरवाज़ा खोला और आखिरकार बाहर पहुंच गया। हालांकि उसे एक विशाल चौक दिखाई दिया, या यूं कहें कि यह चौक किसी ग्लैडिएटर अखाड़े जैसा लग रहा था। वह विशाल अखाड़ा गोलाकार था, जिसके चारों ओर स्टैंड थे। स्टैंड लोगों से खचाखच भरे थे। वांग युदाओ चौंक गया, उसने यहाँ ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। क्या उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था? अखाड़े के अंदर दर्जनों लोग पहले से ही खड़े थे। जिस लोहे के दरवाजे से वांग युदाओ निकला था, उसके बगल में कई और लोहे के दरवाजे थे, जो लगभग पूरे अखाड़े को घेरे हुए थे। ये देखकर वांग युदाओ को कुछ समझ आया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग उन्हें मौत तक लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। उसने लोहे का दरवाज़ा बंद कर रहे अमेरिकी की तरफ देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि जब अमेरिकी ने वांग युदाओ को देखते हुए देखा तो उसने मजाकिया अंदाज में उसे खुश हो जाओ वाला भाव दिया। क्या हो रहा था? वांग युदाओ को अभी भी समझ नहीं आया था कि उसे बेवजह क्यों पकड़कर किसी काली जेल में लाया गया था। बिखरे हुए लोगों को अपनी जगह ढूंढते देखकर वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफ़ी लोग लाए गए हैं। तभी स्टैंड में, जो एक मंच जैसा लग रहा था, एक भव्य पोशाक पहने व्यक्ति माइक्रोफोन पकड़े खड़ा हुआ और फिर जोर से बोला, काली जेल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक नया सदस्य जुड़ रहा है। आइए हम सब मिलकर इस नए सदस्य का स्वागत करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पूरे आयोजन स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये देखकर वांग युदाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। इस नए सदस्य के स्वागत में आज हम एक उत्सव मनाएं। ऊपर वाला व्यक्ति फिर चिल्लाया, और जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे आयोजन स्थल का माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। हालांकि नीचे अखाड़े में कुछ लोग गुस्से से भरे हुए थे, मानो किसी को निगल जाना चाहते हों, अपने आसपास के लोगों को गौर से देख रहे थे। उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वे अपने आसपास के लोगों से सावधान थे। वांग युदाओ को आखिरकार समझ आ गया, यही वह जगह थी जहां सभी ताकतवर लोगों को लाया गया था, फिर उन पर दांव लगाया गया था। ऐसा कारनामा वाकई हैरान करने वाला था। दुनिया के ताकतवर लोगों को यहाँ लाने के लिए ये लोग कोई साधारण लोग तो नहीं थे। वांग युदाओ को यकीन ही नहीं होगा कि ये लोग सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन चूंकि ये उसे पकड़ सकते थे, इसलिए ये लोग परोपकारी तो बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा वो इतना मूर्ख भी नहीं होगा कि ये सोचे कि यहाँ सिर्फ यही ग्लैडिएटर का अखाड़ा है। ज़रूर कुछ और होगा। क्या मुझे मवेशियों की तरह रखा जाएगा? वांग युदाओ ने चारों ओर देखा और हल्के से आत्मा मजाक करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, उसने सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक से अपने शरीर को शुद्ध किया था। जहां तक यहाँ मौजूद बाकी लोगों की बात है, तो ये साफ था कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। वांग युदाओ ने अपने आसपास की तरफ देखा। वहां बहुत सारे दर्शक थे और इस बार उनमें से सिर्फ 20 ही बाहर आए थे। ग्लैडिएटर के अखाड़े में जिंदगी दांव पर लगी होती थी। आमतौर पर जब दो लोग अंदर आते थे तो सिर्फ विजेता ही बचता था। अब वांग युदाओ ने चारों ओर देखा और इन 20 से ज्यादा लोगों की काया अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। वांग युदाओ का छोटा शरीर शायद किसी और के एक भी मौके का सामना नहीं कर पाता। ठीक है, अब वांग युदाओ और जेस को छोड़कर सभी लोग पीछे हट जाएं। ऊपर वाला व्यक्ति अचानक फिर बोला। वांग युदाओ को उम्मीद नहीं थी कि उसे पहले बुलाया जाएगा।
यह आदमी वाकई बहुत भाग्यशाली था। हालांकि जितनी जल्दी यह खत्म हुआ, जल्दी से आराम कर सके। यहाँ दूसरों की नज़रों में होने के कारण वह पहले से ही बहुत नाराज़ था। अरे, जब ये सब खत्म हो जाए तो मुझे पूछना ही होगा कि क्या कोई खास तवज्जो है। इस तरह के ग्लैडिएटर अखाड़े में आमतौर पर मुख्य कलाकार होते हैं और इन मुख्य कलाकारों को आमतौर पर बहुत अच्छा व्यवहार मिलता है। कुछ लोग जो पहले किनारे खड़े थे जल्दी से पीछे हट गए, जिससे सिर्फ जेस नाम का व्यक्ति ही बाहर खड़ा रह गया। यह आदमी लगभग पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और उसकी छाती के बाल और भी लंबे थे। उसकी एक बांह वांग युदाओ की दोनों जांघों जितनी मोटी थी, जिससे उनके शरीर का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। विदेशी लोग आमतौर पर बड़े शरीर वाले लोगों की प्रशंसा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ ऐसे लोगों में ही बहुत ताकत होती है और सिर्फ ऐसे लोगों को ही मजबूत कहा जा सकता है। वांग युदाओ जैसे छोटे और दुबले पतले आदमी को कोई और आसानी से एक हाथ से कुचल सकता था। यही असमानता थी। यह असमानता बहुत बड़ी थी। लड़ाई ताकत पर निर्भर करती है। इस आदमी की तुलना में वांग युदाओ की ताकत। अरे छोटे, अरे यार, इधर आओ और मुझे तुम्हारा सिर फोड़ने दो। जेस नाम का वह आदमी घमंडी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रतिद्वंदी इतना छोटा क्यों है, लेकिन वह जानता था कि अगर वह एक और मैच जीत गया तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी और फिर उसके खाने पीने और रहने की जगह भी बेहतर हो जाएगी। बेशक वांग युदाओ को अभी ये नियम नहीं पता थे, लेकिन वह जानता था कि इस तरह के ग्लैडिएटर अखाड़े में दया दिखाने जैसी कोई बात नहीं होती। घमंडी जेस को देखकर वांग युदाओ ने उस पर उंगली उठाई, फिर दोनों हाथ जोड़कर उस बड़े आदमी को देखता रहा। वांग युदाओ की हरकतों से जेस साफ तौर पर भड़क गया। उस आदमी ने अपनी चक्की के पत्थर जितनी मुट्ठियों से उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया, फिर अपने विशाल शरीर को सीधे वांग युदाओ की ओर घसीटा। जमीन भी थोड़ी कांप उठी। स्टैंड से जयकारे गूंज उठे। इन लोगों को खून देखना बहुत पसंद था और अब ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि जेस एक ही मुक्के से वांग युदाओ को मांस का चूरा बना देगा। इसलिए वे समय से पहले ही जयकारे लगाने लगे। जेस वांग युदाओ के पास पहुंचा, लेकिन वांग युदाओ हिला तक नहीं। जेस ने अपने दोनों बड़े हाथ फैलाए और सीधे वांग युदाओ के पतले कंधों को पकड़ लिया। उसकी योजना थी कि इस आदमी को तुरंत मार डालेगा, उठा लेगा और फिर उसके दो टुकड़े कर देगा। ये पहले उसकी एक आम चाल थी। स्टैंड में बैठे लोगों ने जेस की हरकत पहले ही साफ देख ली थी, इसलिए जब जेस के दो बड़े हाथ वांग युदाओ के कंधों पर पड़े तो जयकारे और भी तेज हो गए। हालांकि वांग युदाओ फिर भी नहीं हिला। बेशक वांग युदाओ की इस बेरुखी को पहले से ही उसके डर के रूप में समझा जा रहा था। हालांकि वांग युदाओ को जेस द्वारा उठाकर हवा में क्षैतिज रूप से घुमाकर दो टुकड़ों में तोड़ने की अपेक्षित स्थिति नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जेस का चेहरा लाल हो गया था और वह वांग युदाओ के शरीर को उठाने के लिए जोर लगा रहा था। दुर्भाग्य से, चाहे उसने कितनी भी ताकत लगा दी हो, यहाँ तक कि अपनी पूरी ताकत भी लगा दी हो, वह दुबला पतला शरीर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, हिलने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, मानो इस आदमी ने इस जगह पर जड़ें जमा ली हों। लेकिन जेस की ताकत से अगर यहाँ जमीन से कोई मूर्ति भी उभर रही होती तो वह उसे सीधे बाहर खींच सकता था। फिर भी अब वह इतने दुबले पतले आदमी को उठा नहीं सकता था, और उसके सामने खड़ा दुबला पतला युवक बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। अखाड़े में गूंज रही जयकारे तुरंत थम गए। जो लोग जयकार कर रहे थे वे अचानक हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेस, जिसने पहले इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार इतने छोटे आदमी से निपट नहीं पाएगा। क्या इस छोटे आदमी में कोई खास क्षमता हो सकती है? बड़े आदमी, तुम्हारी ताकत वाकई कमाल की है। बड़े आदमी की तरफ देखते हुए वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया। उसकी पहले से क्रॉस की हुई बाहें अचानक खुल गईं और उसने तुरंत जेस की मोटी कमर को गले लगा लिया। वांग युदाओ ने जोर से दहाड़ लगाए। उठाओ। जेस, जो वांग युदाओ के कंधों को पकड़े हुए था, उसे वांग युदाओ ने अचानक सीधे उठा लिया और फिर अपने सिर के ऊपर उठा लिया। इस क्षण जो लोग आश्चर्यचकित थे वे अचानक जयकार करने लगे। ज्वार की लहर जैसी आवाज पूरे गोलाकार क्षेत्र में लगातार गूंज रही थी। उन्होंने पहले कभी किसी को अपने से कई गुना बड़े व्यक्ति को सीधे उठाते नहीं देखा था। ऐसा व्यक्ति सचमुच अद्भुत था। जेस को सीधे उठाने के बाद वांग युदाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंतरिक क्यूई तेजी से उसकी हथेलियों में प्रवाहित हुई और उसने अपनी बाहों से फिर से जोर लगाया, जेस को हल्के से उछाला और फिर सीधे उसकी कमर पर मुक्का मारा। कई चटकने की आवाजें सुनाई दी जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थीं कि जेस की पसलियां टूट गई थीं। एक जोरदार धमाके के साथ जेस का विशाल शरीर सीधे जमीन पर गिर गया और देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके उठने का कोई संकेत नहीं था। वांग युदाओ ने जमीन पर पड़े जेस की तरफ देखा, फिर बिना पीछे देखे वापस वहीं चला गया जहां से वह निकला था। और इसी क्षण जयकार की आवाज अपने चरम पर पहुंच गई। जाहिर है, वांग युदाओ के प्रकट होने से लोगों के इस समूह की आंखें खुल गई थीं। ऐसा माना जा रहा था कि अब से ये लोग मूर्खता से यह नहीं सोचेंगे कि सभी बड़े लोग मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं।
अरे, उसने तो बिल्कुल भी नहीं रोका। वांग युदाओ को इस हालत में देखकर स्टैंड के एक हिस्से में किसी ने ठिठोली की। अगर वांग युदाओ इस व्यक्ति को देख पाता तो शायद वह सचमुच अवाक रह जाता, क्योंकि यह व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन था जिसे वांग युदाओ ने पहाड़ों में किंग रेन को मारने में मदद की थी। हालांकि ब्लैक ड्रैगन, जो माना जाता था कि मर चुका था, यहाँ प्रकट हो गया था। ये वाकई कुछ डरावना था। वांग युदाओ के पिछले मुंह से जेस की पसलियां ही टूटी थीं, लेकिन वांग युदाओ की ताकत बहुत जबरदस्त थी। उसके इस कदम से जेस की पसलियां सीधे टूट गईं और यह एक ऊपर की ओर झटका था। टूटी पसलियां तुरंत जेस के दिल में धंस गईं। तो हालांकि जेस को अब खून नहीं बह रहा था, अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो जेस पहले ही मर चुका था। वांग युदाओ अपने घर लौट आया और वहां सिर्फ वही अमेरिकी उसका इंतजार कर रहा था जो पहले था। अरे, तुम वापस आ गए। तुम्हारे हाव भाव नहीं बदले तो इस बार तुम जरूर जीत गए होगे, है ना? वांग युदाओ को अंदर आते देख अमेरिकी ने सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराते हुए कहा। अमेरिकी ने वांग युदाओ के लिए लोहे का दरवाज़ा खोला और वांग युदाओ चुपचाप अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि दूसरी तरफ एक और लोहे का दरवाज़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह ग्लैडिएटर के अखाड़े की ओर जाने के अलावा बाहर भी जाती होगी। क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? वांग युदाओ ने कंधे उचकाए और अमेरिकी की तरफ देखते हुए कहा। अमेरिकी दूसरे विदेशियों जितना उग्र नहीं लग रहा था। वांग युदाओ को बोलते देख उसने तुरंत वांग युदाओ को एक सिगरेट दी और उसके लिए जला भी दी। मुझे पता था तुम जीतोगे। वांग युदाओ की सिगरेट जलाने के बाद अमेरिकी ने अपने लिए भी एक और सिगरेट जलाई। एक गहरा कश लेने के बाद उसने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी की तरफ देखते हुए वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं और पूछा। अंदाज़ा, शायद इसलिए कि अमेरिकी ज्यादा नहीं बोला था, अब वह वांग युदाओ से बात करते समय शर्मिला बन रहा था। ओह, ये सुनकर वांग युदाओ के माथे पर बल पड़ गए। अरे, मुझे ऐसे मत देखो। 20 साल पहले मैं तुमसे बस थोड़ा ही बड़ा था और मैंने भी यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों को देखा था। उसे देखा, वह यहाँ हुआ करता था। पहले यहाँ हमेशा 10 लोगों वाला एक लोहे का कमरा होता था। जब उसे घेर लिया गया था तो मुझे लगा था कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय वहाँ हमेशा कुछ अंग्रेज और जर्मन ही होते थे। लेकिन उस आदमी के अंदर जाने के बाद उसने सबको वश में करके और उन्हें पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाकर मुझे चौंका दिया। नौजवान, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम लगातार 3 मैच जीतते हो तो तुम्हें पदोन्नति मिल सकती है और तुम्हें ऐसी जगह नहीं रहना पड़ेगा। वह अमेरिकी लगातार बोलता रहा, शायद इसलिए कि वह थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन वांग युदाओ उसकी बातों में बहुत रुचि ले रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ा आदमी इतना जबरदस्त होगा। देखो, वह निशान, उस आदमी ने एक ही हथेली के वार से क्या बना दिया। मैंने आज तक किसी को अपने नंगे हाथों से स्टील पर ऐसा निशान बनाते नहीं देखा। ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। वांग युदाओ अभी सोच ही रहा था कि वह आदमी फिर बोला। वांग युदाओ ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने उस आदमी की उंगली का पीछा किया और उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। पिछली दीवार के कोने में एक छिपे हुए स्थान पर एक हल्का सा हाथ का निशान था। ये लोहे का कमरा निश्चित रूप से धातु से बना था और इसकी कठोरता स्टील से भी ज्यादा थी। लेकिन कोई अपने नंगे हाथों से यहाँ हाथ का निशान छोड़ सकता है? इसके लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी? वांग युदाओ एक मैच जीत चुका था और यह कहा जा सकता था कि उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। वह सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत था और उसकी ताकत बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक से बॉडी टेम्परिंग के बाद वांग युदाओ से भी कमजोर थी।